हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका वीके रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का पढ़ेंगे यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लगता है। यूवीएफ का जो फार्मूला इससे प्राप्त होता है, उसी से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सभी सॉल्व होता है। तो क्यों ना इसको हम बहुत बेहतर कर लें, ताकि हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है इसका डेरिवेशन वो भी कंप्लीट हो जाए और साथ ही जितने भी इसके सवाल आते हैं न्यूमेरिकल के, तो उनको भी हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, विस्तार से एकदम बताएंगे, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया गया है, M1 M2 के नाम से एक अवतल दर्पण लिया गया है। इनको कैसे डेरिवेट करना है ये भी देखिए, हम बताएं आपको। इसके तो 3 नियम है, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए नहीं हो। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए हैं। सपुआ काट के लौट गया और फंसा दिया मुझे, वही नियम इसमें काम आएगा। फार्मूला भूल तो नहीं गए कि सपुआ काट के लौट गया और फंसा दिया मुझे। ये नियम देखिए जाके हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद उसी से जितने भी फार्मूले बनते हैं, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर में जो भी चीज़ बना है, कैसे बना है, इनको बताएंगे। उसके बाद में इनकी हम परिभाषा भी लिखेंगे। जो जो चीज़ किए हैं, कैसे किएगा है, उनको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं और कैसे लिखना है वो भी बता दे रहे हैं, फिर लिखेंगे भी हम। उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। देखिए, M1 M2 ऐसे लिख लेना आप लोग। माना M1 M2 के नाम से एक अवतल दर्पण है, जिसमें इसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रखा गया है OO डैश के नाम से। OO डैश के नाम से एक वस्तु रखा है। कहाँ पे रखा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। बहुत अच्छे। देखिए, अब देखिए यहाँ जो O डैश से यानी बस से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण बेचारी, देखो पहली किरण जा रही है। कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष है ना भैया, इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की पहली किरण। चलो, आती है तो कहाँ पर टकराती है? दर्पण के बिंदु A पर टकराती है बेचारी। टकराने के बाद कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। तो देखिए, मुख्य फोकस यहाँ पे है, यहाँ से जा रही है। जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। तो देखिए, यहाँ से आया समांतर, दर्पण से टकराया और फोकस से चली गई। जो चली गई उसे जाने दो। देखिए, दूसरा प्रकाश की किरण कैसे जा रही है? बस से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण बेचारी आती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से आती है और दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट आती है। जहाँ से चली थी बेचारी वहीं लौट गई। काहे कि उसको ठोकर पड़ा है, तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, वो वाला बात हो गया। जा रही थी ऋषि आके बेचारी वक्रता केंद्र से होके हुए, ठीक है, और जब आके यहाँ पर टकराई तो वापस चली गई। तो इसको ठोकर लगा, समझ में आ गया कि हम गलत जगह पे जा रहे थे। बेचारी फिर से अपनी जगह पे पहुँच गई, रास्ता भटक गई थी। ठीक है, धोखा देख के जा रही थी और जा रही थी, जब यहाँ पे मिला इसको धोखा तो वापस उसी मार्ग में लौट गई। कौन है? ये देखिए, प्रकाश की दूसरी किरण है। गई, धोखा पाई बेचारी, फिर से लौट गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो पहली किरण थी और जो दूसरी किरण बेचारी एक दूसरे कहाँ काटते हैं? I डैश पर काटते हैं। जहाँ पर काटते हैं वहीं पर वस्तु का कैसा बनता है? प्रतिबिंब। देखिए, जहाँ पे काटते हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और मुख्य अक्ष के नीचे बना तो उल्टा है ना, और इस वस्तु से है छोटा, और जिधर पेंट किया है उधर उसके दूसरी साइड में, यानी पेंट उधर किया है और इधर बन गया तो वास्तविक प्रतिबिंब। सब बताया गया है। तो ऐसे आपको लिखना है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, इसी चीज़ को आपको लिखना है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? फिलहाल दिक्कत होगा तो हम यहाँ फिलहाल लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको हर चीज़ ये में लिखना पड़ता है भाई, ये बड़ा दिक्कत है। तो एक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम तो लिख रहे हैं। जैसे जैसे बताए हैं ऐसे लिखना है, तो हम लिखते हैं, आप इसको ध्यान से कॉपी करिए। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखते हैं, माना M1 M2 एक क्या है? एक अवतल दर्पण है। एक अवतल
दर्पण है। M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा, ऐसे लिख लीजिए, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F तथा काम कर दीजिए वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है और एक वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच रखी है। अच्छा, उस वस्तु का नाम क्या है? हम चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं OO डैश के नाम से। एक वस्तु रखिए तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, छोटा प्राप्त होती है या फिर होता है। ठीक, देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि हमने इसको क्या लिखा, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है। देखिए इसका ध्रुव क्या है? P है। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस F है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है? C है, तो वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु OO डैश, देखिए एक वस्तु OO डैश वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखी है। इतना हो गया, इसका परिचय होगा कि क्या चीज़ है और कहाँ पे रखा है। अब देखो भाई एक बात बताएं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण, देखिए वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण, देखिए वस्तु से चल रहा है प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और आने के बाद दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है और आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है। तो परावर्तन हुआ कहाँ से आ रहा है? मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। आप चाहो तो मुख्य फोकस के बगल में क्या लिख दो? F लिख सकते हो। F से होकर जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण, देखिए प्रकाश की दूसरी किरण, तो यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आती है और दर्पण के बिंदु B पर, देखिए दर्पण का बिंदु B है ना, यहाँ पर टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं, तथा वस्तु का प्रतिबिंब I डैश, देखिए C और F के बीच में, कैसा? उल्टा। देखिए नीचे बना है ना, तो उल्टा वास्तविक, क्योंकि पेंट इधर नहीं है, पेंट उधर है, तो इधर है तो वास्तविक प्राप्त होता है। फिर क्या? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया इसका, जैसा जैसा प्रोसेस किया गया था उतना हो गया। अब यहाँ पे हम दे देते हैं कि नाम, कि भाई P से F तक की दूरी, P से I तक की दूरी, P से P तक C तक की दूरी, इनको लिख देते हैं और समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है डेरिवेशन स्टार्ट। तो इनको कॉपी करिए, उसके बाद डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, छापिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम परिचय लिख देते हैं कि भाई P से F तक की दूरी क्या होती है। सबसे स्टार्टिंग से करते हैं यहाँ से। तो ध्रुव से कोई भी दूरी हम कहाँ से नापते हैं? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, तो पहले लिखते हैं ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, देखिए ध्रुव हमारा P है और वस्तु क्या है? O है, तो P से O यानी PO, वस्तु की दूरी PO है। और वस्तु की दूरी को हम कैसे लिखते हैं? U से लिखते हैं, तो भैया हम यहाँ पे लिखते हैं U। और चिन्ह कैसा रहेगा? देखिए ध्रुव से हम बाएं साइड में आ रहे हैं ना अपने, और बाएं साइड की सभी दूरियां कैसे बताया गया है? ऋणात्मक, तो भैया यहाँ पे हम ऋणात्मक लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? अब आती है कि वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो हम लिखते हैं यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो प्रतिबिंब तक की दूरी को देखिए P से, यानी P यहाँ पे है और प्रतिबिंब क्या है? I है, यानी PI बराबर V। और यहाँ पे देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं बाएं तरफ की दूरी यहाँ ऋणात्मक लिया जाता है, कोई दिक्कत ना। अब बात आता है कि ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। लिखते हैं ध्रुव से मुख्य फोकस
तक की दूरी। और देखिए ध्रुव हमारा क्या है, पी है और एफ है यहाँ पे, यानी पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी को, देखिए ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और स्मॉल एफ से लिखते हैं। चिन्ह कैसा, बाएं तरफ जा रहे हो ना अपने, तो माइनस में, ठीक है। यू हो गया, वी हो गया, एफ हो गया। एक चीज़ और लिख देते हैं हम, इसकी त्रिज्या, यानी ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो लिखते हैं ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी, इसे क्या लिखते हैं, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को हम लिखते हैं अपना पी सी। तो पी सी बराबर हो जाएगा माइनस में आर, क्योंकि आर से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को, ठीक है। ये हो गया भाई उसका परिचय। अब बात आती है कि यहाँ पे हम यहाँ पे समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहली बात तो हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे देखिए ओ डैश और सी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ डैश सी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम आई डैश सी, समरूप है। ओ डैश त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी समरूप है। समरूपता जो होता है दोस्तों, देखिए समझिए क्या समरूप क्या होता है। समरूप मतलब हमशक्ल, ठीक है। समरूप मतलब हमशक्ल, देखने में अक्के जैसे लगते हैं लेकिन होते हैं अलग, ठीक है। कैसे अलग होते हैं इनको देखिए, जरूरी नहीं है कि भाई समरूप का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जितने बड़े तुम हो उतने बड़े हो। चेहरे में लगता है समान, देखने में लगते हैं समान, लेकिन सभी अंग समान नहीं होते हैं, क्योंकि सभी अंग समान हो जाएंगे तो उसे हम सर्वांग बोल सकते हैं, ठीक है। समरूप मतलब होता है हमशक्ल, सभी गुण सेम नहीं होते। जैसे पिक्चर में देखते हैं आप लोग कि समरूप होते नहीं, हमशक्ल होते हैं। तो एक चोर होता है, थोड़ा आपका मान लीजिए पुलिस बन जाता है, फिल्म देखते होंगे अक्सर। समरूप में देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम समझा दें। अगर एक त्रिभुज है इस प्रकार से ए बी सी के नाम से, और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर के नाम से, तो कहता है कि जो अगर यह समरूप है, बोल दिया भाई कि यह समरूप है, तो समरूप में जो संगत भुजाएं हैं, देखिए इधर वाली भुजाएं इस वाले भुजा के अनुपात के बराबर होती हैं, अनुपात के, यानी हम लिख सकते हैं सी ए, या फिर हम लिख सकते हैं ए सी अपान में इस वाले भुजा का पी आर, ठीक है। यानी अगर संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो ए सी भुजा इस वाले त्रिभुज के अनुपात के बराबर होती है। फिर इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं ए बी, तो इस वाले भुजा के बराबर होगा, तो इसमें लिखते हैं ए बी अपान में पी क्यू, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं क्यू आर, अगर लिखते हैं क्यू आर और इसमें लिखते हैं सी बी, तो बी सी बराबर हो जाएगा बी सी अपान में क्यू आर। संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इस वाले भुजा का तुलना इस वाले भुजा से, तो ये वाला ऊपर रहेगा तो ये वाला नीचे होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको रखते हैं उसके बाद इसको रखते हैं तो ये वाला बट्टे ये वाला भुजा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसको पहले रखते हैं इसको, तो ये वाला बट्टे इसके हो जाएगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। समरूप समझ में आया होगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए हम इस वाले त्रिभुज में लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ओ डैश जो भुजा है, ओ डैश भुजा है, देखिए खड़े है। इसी प्रकार से आई डैश भी क्या है, एकदम खड़े है। तो हम लिख सकते हैं ओ डैश बटे, यहाँ पे क्या है आई डैश, तो लिख देंगे बटे आई डैश, ठीक है। इस प्रकार से यानी इस वाले त्रिभुज का ये भुजा और इस वाले त्रिभुज के ये वाले भुज के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज को हम क्या बोले हैं, समरूप त्रिभुज बोले हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम ओसी भुजा ले लें, ओसी भुजा, तो ओसी भुजा पड़ी वाली भुजा है, तो यह भी हमारा क्या है, पड़ी है, यानी आई सी बराबर लिख सकते हैं ओ सी बटे आई सी। इसको मानिए समीकरण 1। कोई दिक्कत है क्या, ओ सी बटे आई सी। अब देखते हैं हम दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो अगर हम कह दें एफ एन ए, हम लिखते हैं एफ एन ए, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर बताना है।
तो हम लिख सकते हैं FIN डैश तथा FII डैश है, FII डैश इस प्रकार से समरूप है। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो AN भुजा है, AN भुजा इस II डैश भुजा के अनुपात के बराबर है, बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये वाला खड़ा है और ये वाला भी खड़ा है। इसी प्रकार से अगर हम कह दें FN किसके बराबर है, FN है IF के, FN किसके बराबर है, IF के, तो FN बराबर है, यानी उसके बट्टे में कर देंगे IF के। इसको बना लो समीकरण 2, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात आती है कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या किए, एक लंब खींचे भैया। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हम कहाँ लिख दें, चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यन कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से हम ए से यहाँ पे लंब खींचे हैं, रचना किए हैं, तो चाहो तो लिख सकते हो ए को मुख्य अक्ष पर, ए को मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है, मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है, ठीक है, इस प्रकार से। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हम लंब डाल दिए, ए को मुख्य अक्ष पर लंब, तो ए को मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए, यानी यहाँ पे इसका नाम क्या है, एन दे दिए। अब अगर हम कह दें कि भैया AN OO डैश के बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई देखिए आमने सामने भुजा बराबर, तो एक आयत बन रहा है। तो अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि भैया OO डैश बराबर है किसके, AN के, OO डैश बराबर किसके है, AN के। कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं आयत है, आयत बन रहा है ना, तो एक आयत है, इसलिए हम OO डैश को AN बोल सकते हैं। अगर हम इसको OO डैश को AN बोल रहे हैं, तो जहाँ पे हमारा AN है वहाँ पे हम OO डैश नहीं लिख सकते हैं, तो आप लिख देते हैं OO डैश। रीजन कहाँ पे है, क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा है OO डैश क्या है, AN है, तो AN के जब लिख रहे हैं OO डैश बटे II डैश पहले से था बराबर, देखिए FN। अगर हम FN को चाहें तो लिख सकते हैं, फिलहाल तो रहने दीजिए, FN रहने दीजिए, FN रहने दे रहे हैं, और बटे क्या है, IF है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतना समझ में आ गया तो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे साइड में, क्योंकि जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो इनके लिए हम क्या करेंगे, चलो यहीं से स्टार्ट कर दें, चलो ठीक है, यहीं रहने देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे हो गया OO डैश बटे II डैश, यहाँ पे FN है और यहाँ पे IF है। तो हम यहाँ पे देखिए FN जो है, जो हमारा FN है, जो हमारे N है, इसको P के बहुत समीप होता है, जो N है P के बहुत समीप होता है, इसीलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं N P के अत्यंत समीप माना जाता है, अत्यंत समीप माना जाता है, अतः यह नगण्य होता है। मतलब बहुत कम दूरी है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, 0 मान लिया जाता है। यानी जहाँ पे वो N है वो मान लेते हैं कि भाई वो कहाँ पे P पर, सॉरी F पर, हाँ P पर है, ठीक है। तो जहाँ पे N है उसको मान लेते हैं कहाँ पे, P के बहुत समीप है, तो नगण्य मान लिया जाता है। मतलब क्या, P के एकदम समीप यानी P है। तो जहाँ पे हमारा FN बोलते थे अभी तक, FN, उसी को यहाँ FP बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः FN बराबर क्या है, FP के है। कोई दिक्कत, जहाँ पे FN था उसे क्या बोल दिए, FP। तो अब ये देखिए यहाँ पे FN था, इसी के जब हम क्या रख देंगे, क्या रखेंगे भैया बोलो, FP रखेंगे। तो भैया OO डैश अपान में II डैश इक्वल टू बोल सकते हैं FP और बटे IF। कोई दिक्कत, बोलो। समीकरण इसको मान लीजिए 3, समीकरण 3। अब तो बात हो गई भाई। अब एक काम करते हैं हम, इसी समीकरण जहाँ पे लिखा है OO डैश बटे II डैश FP बटे IF, यहीं पे हम सबका मान रखते हैं। यहाँ पे हम जो समीकरण 1 माने हैं OO डैश बटे II डैश, ये बराबर किसके है, OC के, OC बटे IC के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से
किसका मान रखना है, ओ डैश अपान में ओ डैश अपान में आई डैश, ओ डैश आई अपान आई डैश, ओ डैश अपान में आई डैश का मान रखने पर समीकरण 1 से ओ डैश अपन आई डैश का मान कहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो जहाँ पे ओ डैश सी है, ओ डैश अपन आई डैश है, वहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ओ सी लिख देंगे, क्योंकि क्या है इसका मान दिया है भाई यहाँ पे। तो लिख देंगे ओ सी अपान में आई सी, ओ सी अपान में आई सी, यही बराबर किसके है, एफ पी अपान में आई एफ के है। देखिए जहाँ पे इतना था उसी की जब क्या रख दिए हम, आई ओ सी अपान में आई सी रख दिए, क्योंकि इतना मान होता है, ठीक है। अब देखिए ओ सी हमारा कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ओ सी कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, देखिए पी से लेके सी, यानी हमारा इतना दूरी है ओ सी। तो अगर हम पूरा काउंट कर ले पी से लेके ओ तक, पी ओ में से हम पी सी घटा दें, किससे, पी ओ में से हम पी सी घटा दें, तो हमारा ओ सी नहीं मिल जाएगा, बोलिए। देखिए पी से ओ तक की दूरी नाप लीजिए, उसी में से हम पी सी घटा देंगे तो इतना नहीं बच जाएगा। तो जहाँ पे हमारा ओ सी है वहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे, बटे आई सी कहाँ पे है, आई सी यहाँ पे है, यानी अगर हम पी सी में से पी आई घटा दें तो आई सी बच जाएगा ना, बोला हो, पी में से पी सी से पी आई घटा देंगे, आई सी बच जाएगा। तो पी सी माइनस में पी आई घट जाएगा, तो नहीं बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे लिखना है पी एफ लिखना है, तो पी एफ कहाँ से है, देखिए पी एफ यहीं पे है तो उसको रहने दीजिए, पी एफ को पी एफ रहने दो, पी एफ को पी एफ, या फिर लिखना चाहो तो एफ पी को एफ पी रहने दो। अब देखिए नीचे इसका क्या है, आई एफ है, आई एफ कहाँ पे भैया, आई एफ यहाँ पे, आई एफ यहाँ पे। अगर हम पी आई में से, कितने में से, पी आई में से पी एफ घटा दें या एफ पी घटा दें तो आई एफ नहीं बच जाएगा। तो हम लिखते हैं पी आई माइनस एफ पी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो मुस्कुराते हुए। देखिए एफ पी या पी एफ बोले तो बात रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए इनका मान रखना है। देखिए हम पी ओ को क्या बोले हैं, पी ओ को बोले हैं माइनस यू, तो जहाँ पे पी ओ है वहाँ पे क्या रखेंगे, ओ माइनस यू रखेंगे। तो देखिए पी ओ की जगह माइनस यू रख दिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाना। पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी आर है, तो जहाँ पे पी सी है उसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस आर। अच्छा यहाँ पे माइनस पहले से भी है और माइनस आर लगाना भी है, रख दिए ना, अपान पी सी फिर से आ गया, तो पी सी मतलब माइनस आर, कोई दिक्कत। फिर से माइनस लगाना है, माइनस लगा दीजिए। पी आई को क्या बोला गया है, माइनस वी बोला गया है, तो इनको लिख दीजिए माइनस वी, रख दिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बराबर। एफ पी है, तो एफ पी को क्या बोला जाता है, देखो एफ पी लिखे या पी एफ लिखे, उसका मान कितना है, माइनस एफ है, तो रख देंगे माइनस एफ बटे। अब बात आती है, क्या बात आती है, पी आई। देखो पी आई का मान कितना रखे हैं, माइनस वी रखे हैं, और पी आई कहाँ है, पी आई यहाँ पे देखिए माइनस वी है, तो माइनस वी रख देंगे। फिर देखिए माइनस चिन्ह लगा देंगे धीरे से, फिर से वही बात आ गया, फिर से लिख दो माइनस एफ। देखो पी एफ का मान कितना लिखे थे, पी एफ का माइनस एफ लिखे थे, रख दिए। समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन है, अगर है तो बताओ धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करते हैं, इस माइनस से गुणा करा देते हैं, तो माइनस यू का तो माइनस यू रहेगा, माइनस से गुणा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आर हो जाएगा, बटे माइनस आर को आर रहने दो, यानी राज की बात को राज रहने दो, यानी कैसे, राज को राज रहने दो। फिर देखो माइनस का बड़ा माइनस क्या बन जाएगा, प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी, रख देंगे माइनस वी, और माइनस माइनस प्लस एफ। कोई दिक्कत, जहाँ जहाँ पे माइनस का माइनस में था उसका गुणा करा के हम इस फॉर्मेट में लिख दिए हैं। अब देखिए भाई इस फिगर को हम मिटा देते हैं, क्योंकि इस फिगर का काम वही था कि हमको समरूप सिद्ध करना था, जहाँ जहाँ पे समरूप था उसको सिद्ध करना था, बस उतना ही रखना है। अब इन फिगर को मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड हो गया, भर गया है मेरा। अब एक काम करते हैं, इनका गुणा करा देते हैं तिरछे, और इनका कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम इनको देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए
देखिए तिरछा गुणा करा रहे हैं, इसका गुणा हम यहाँ करा देते हैं और इनका यहाँ करा देते हैं। तो सबसे पहले हम इनको करा कर लिख देते हैं, देखिए इनका। तो यहाँ पे देखिए माइनस आर का गुणा माइनस एफ में होगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जहाँ जहाँ पे माइनस आर है उसके जगह पे आप लिख सकते हो। देखिए एक चीज़ होता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट, क्योंकि नोट में हम क्या लिख रहे हैं, आर बराबर होता है 2f के। क्या होता है, आर बराबर 2f के का है, क्योंकि जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर, ये 2f के बराबर होता है ना। अगर हम चाहें f निकालना तो हो जाता है r/2, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में। यानी जो वक्रता त्रिज्या है उसमें 2f के बराबर दूरी होता है, ठीक है। यानी f बराबर r/2, जितना त्रिज्या होता है उसका आधा कर दें तो हमारा f मिल जाएगा, f की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे r है, सॉरी जहाँ पे हाँ r है वहाँ पे लिख सकते हैं 2f। कोई दिक्कत है बताओ। देखो भाई, तो जहाँ जहाँ पे r है उसके जब क्या रखने जा रहे हैं, 2f रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस में u और प्लस में, देखो यहाँ पे एक r है ना, एक r, तो लिख देते हैं 2f बटे, फिर से देखो यहाँ पे माइनस r है तो इसको लिख देंगे माइनस 2f, फिर प्लस v बराबर, वहाँ पे देखिए माइनस f है तो माइनस f रख दे रहे हैं। अपान में क्या है, अपान में है माइनस में v और प्लस में f, इनको भी रख दिए। अब कराते हैं तिरछा गुणा, इनका इधर इनका इधर। तो सबसे पहले इनका करा देते हैं, तो -2 का, देखो भाई -2f का गुणा f में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2f का स्क्वायर। अब इनका तो हो गया, अब माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो जाएगा vf, इस प्रकार से। कोई दिक्कत, माइनस v का गुणा इस माइनस u में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस u v बन जाएगा, ठीक। अभी देखिए इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2vf बन जाएगा, है ना। इस f का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस में uf बनेगा। इस f का गुणा प्लस 2f में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा ना। हो कोई दिक्कत तो बताओ। देखिए यहाँ भी प्लस में 2f स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस 2f स्क्वायर है, चुक्कन हो जाएगा कट के, क्यों, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस बन जाएगा, तो प्लस 2 माइनस तो क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए हम क्या करें कि यहाँ पे काट दे रहे हैं। माइनस में vf यहाँ पे है और देखिए यहाँ पे माइनस में 2vf है, तो इनको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में vf और इधर आएगा माइनस वाला तो बन जाएगा प्लस में 2vf। इधर क्या बचा, uv बचा और माइनस में uf बचा, है ना। देखिए ये 2f में से एक vf घटेगा तो कितना बचेगा, केवल vf बचेगा। कोई दिक्कत है बताओ। इधर में uv है और माइनस में uf है, सही है ना। एक काम करो, इस vf के यहीं रहने दो और इस वाले को भी इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, तो इनको भी हम इधर ले आ रहे हैं। यानी f वाले को एक साइड कर लीजिए और जो v जिसमें f नहीं है उनको एक साइड रहने दो। तो vf, ये देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो uf हो जाएगा बराबर uv। इतना बात समझ में आया। अब एक काम करिए, देखिए यहाँ पे vf, uf और uv बचा है, नीचे सभी में यानी दोनों पक्षों में uvf से भाग दे दीजिए। तो आप हम लिख देते हैं, ये भैया दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो vf बटे uvf बराबर, सॉरी प्लस है, प्लस रखिए uf बटे में uvf बराबर में uv और बटे में uvf, ठीक है। देखिए यहाँ पे uv है, सॉरी f है, vf है, vf कट गया, यहाँ पे uf और f कट गया भी, और यहाँ पे ये कटेगा तो ये कटेगा। देखिए यहाँ पे क्या बचा, केवल एक बचा, यहाँ पे u बचा, ऊपर एक बचा, केवल v बचा, केवल एक बचा और f बचा। तो हम लिख सकते हैं 1/f बराबर, देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। आया कि नहीं आया बताइए, आया। इनको फिर से चाहे तो हम इस क्रम में लिख सकते हैं, 1/u बराबर, चाहे तो लिख सकते हैं 1/v
वी को पहले लिख सकते हैं और प्लस में 1/u को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए धीरे से मुस्कुराते हुए भैया, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका 7 नंबर में आता है। ठीक है, और हमेशा पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से समझिए और कॉपी करिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। ठीक है, कॉपी करिए इनको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे अगला डेरिवेशन लेके। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।